देखिए, आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा चैलेंज आज भी हमारे लिए क्या है? इसकी भाषा को हम लोग नहीं पढ़ पाए। अगर इसकी भाषा को हम लोग पढ़ लें तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानने को मिल जाएंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई, इसका क्या फीचर है। आज जो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं आज की चीज़ों से कंपैरिजन करके। आज जो चीज़ें हैं उनसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसके तहत हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता को उस फेस या उस लेवल पे नहीं पढ़ते जिस लेवल पे इनको पढ़ना चाहिए। तो आज हम समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा का क्या महत्व है, आज तक इस भाषा को क्यों नहीं पढ़ा जा सका, और क्या चैलेंजेस इसके साथ आते हैं, और इसका जुड़ाव या लगाव किस चीज़ से है, इसका एसोसिएशन किन किन चीज़ों से है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि विश्व में सबसे पहली चीज़ है भाषा, और अगर भाषा का ज्ञान गलत हो जाए, अधूरा हो जाए, तो उस चीज़ को फिर सफलता की तरफ नहीं ले जाया जा सकता। यहाँ पे भाषीय ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और भाषीय ज्ञान ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। 1920 में ये सभ्यता ढूंढी गई थी, तब से 100 साल से ऊपर हो चुका, बट अभी तक हम लोग इस भाषा को नहीं पढ़ पाए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है, गैदरिंग की थी 11 से 13 सितंबर के बीच में, मतलब आज भी चल रही है, जो साथ में लाएगा एक्सपर्ट्स को वर्ल्ड के, जो हड़प्पा लैंग्वेज को कोड करेंगे। ये होगा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट में। इस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, आर्कियोलॉजिकल स्कॉलरशिप इसके साथ बैठेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस भाषा को ये लोग पढ़ पाएँ। ये इवेंट आर्कियोलॉजिस्ट को, लिंग्विस्टिक को, जो भाषाविद हैं, वैज्ञानिकों को, कल्चर एक्सपर्ट को एक साथ लाएगा, ताकि वो इन चीज़ों को बेसिक तरीके से समझ पाएँ, और ये जो भाषा का एक पहेली आज भी बनी हुई है, इस चीज़ को वो समझ और सीख पाएँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा से भी कठोर भाषाएं आ चुकी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा में सबसे बड़ी समस्या है बहुत छोटी स्क्रिप्ट है, सीलों पे लिखी है, लंबी लंबी लाइनें नहीं मिली, तो उनका एसोसिएशन करके आप एक शब्द बना नहीं पा रहे। 1920 में डिस्कवरी हुई थी, सन जॉन मार्शल ने, आर्कियोलॉजिकल टीम पहली बार अनकवर्ड करती है मिस्टीरियस स्क्रिप्ट जो हड़प्पा की साइट पे मिलती है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करती है सिग्निफिकेंस उसका, और एडवांस एशियन सिविलाइजेशन वहाँ पाई जाती है। पहली बार डॉक्यूमेंटेशन इसका सर अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं, पहले स्कॉलर बनते हैं जो हड़प्पा की सील को लाते हैं और इसको वैल्यू देते हैं। इसके बाद इसके बारे में सोफिस्टिकेशन आता है और लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसको जानना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन ये 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। हड़प्पा का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा यूनिक है, शहरीकरण बहुत अच्छा है, ठीक है, और इससे इसके आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें आवश्यक है कि हम इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ पाएँ। सील्स, अब सबसे कॉमन कैरियर जो हड़प्पा का है वो क्या है, मुद्राएं हैं, छोटी छोटी इतनी छोटे छोटे टुकड़े हैं मुद्राओं के, उन्होंने इसके बारे में बताया। अब ये छोटी छोटी मुद्राएं, इसके बारे में सारी चीज़ें तो पता नहीं इसकी। मान लीजिए जैसे हम कहीं पे भी कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, लेट सपोज दो शब्द लिखे हैं, फिर इसके बाद दूसरी है, अब इससे हम क्या पढ़ लें। अगर ये पूरी एक लाइन लिखी हो तो हम पढ़ लें। अब अगर इसे इंग्लिश में देखें, एक जगह लिखा हो ए लिखो AB, बस इतना इतना हमें लिखा मिले हर जगह, तो हम इससे क्या पढ़ लेंगे। अगर हमें पूरी तरह स्क्रिप्ट बड़ी ना मिले, लंबी स्क्रिप्ट ना मिले, लंबी लंबी लाइनें ना मिले, तो उनको डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता है। हड़प्पा की सारी स्क्रिप्ट बहुत छोटी लिखी हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या इनके साथ दिखती है। इसके बाद टेराकोटा टैबलेट, ठीक है, मिट्टियों की छोटी छोटी टैबलेट्स हैं, उन पे लिखा हुआ है। फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स, कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका मुद्राएं हो गई, सील्स हो गई, मूर्तियाँ हो गई, उन पे जो थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट लिखी है वो है, और हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है। SR राव ने काउंट किया था कि कंजर्वेशन एस्टीमेट है, मिनिमल साइन है इन्वेंट्री के, सिंपल राइटिंग सिस्टम है। फिर आशको प्रेपोला ने एनालाइज किया था, ठीक है, 1994 में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ की थी, कहा था कि सिस्टमेटिक एनालिसिस इसका किया जाएगा तो किया जाएगा। फिर वेल्स मॉडर्न ने कहा था 16 में मोस्ट एक्सपेंसिव कैटलॉग है जिसने कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम को समझाया। इन्होंने 62 शब्दों को रिप्रेजेंट किया, इन्होंने 425, उन्होंने 676 शब्दों। तो अगर इन सबको एक साथ मिला लिया जाए और इनकी भाषा को बनाने का प्रयास किया जाता, हो सकता है सिमिलैरिटीज़ मिले।
ट्रेडिशनल व्यूज़ क्या, अलेक्जेंडर कहते थे कि हड़प्पा स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी के आसपास है। 200 स्क्रिप्ट अक्रॉस साउथ और साउथ ईस्ट एशिया इसी से निकली हैं। इस कनेक्शन से इंडिया का जो राइटिंग सिस्टम है फॉरेन इन्फ्लुएंस से और बदल गया, ये एक चीज़ थी। तो जो अर्ली ट्रेडिशनल राइटिंग थी वो बिल्कुल यूनिक थी। प्रपोजल जो परपोला रिजेक्शन है वो क्या कहते हैं, इंडियोलॉजिस्ट हैं अशोका पारपोला, उन्होंने चैलेंज किया था कनेक्शन ब्राह्मी से नहीं हो सकता, अरामाइक स्क्रिप्ट से भी नहीं हो सकता। इनके रिसर्च ने कहा कि इंडियन स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल अलग तरीके की है, इसकी पोजीशन अलग है, ये एकदम अलग राइटिंग देती है जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, नाम इसे समझ पाएँ। अब क्या है, मिसिंग बाइलिंगुअल टेक्स्ट, बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है ग्रीक और उसमें इसके। जियोग्राफिक स्प्रेड बहुत अजीब है, तो हर जगह भाषा बदल सकते हैं। टेम्पोरल ड्यूरेशन है 700 साल पहले के सिविलाइजेशन की चीज़ें, दो प्रॉब्लम है। और शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, छोटी भाषाओं में लिखी एक जगह 3 से 4 सिंबल्स हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, ठीक है, तो अगर ये पढ़ लेंगे तो हमें रिलीजन के बारे में पता चल जाएगा। ऋग्वैदिक कनेक्शन कुछ लोग ढूंढते हैं, कुछ लोग पुरानिक रेफरेंसेस में इसको ढूंढते हैं कि शायद संस्कृत के थ्रू ये बनी हो। तो ड्रेविडियन हाइपोथेसिस, कुछ लोग कहते हैं जो ड्रेविडियन थे, जो भारत में आर्यों से पहले लोग रहते थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को डेवलप किया है। तो अगर आप दक्षिण की द्रविड़ भाषा को इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपकी चीज़ें निकलेंगी। देखिए, भारत में 2 तरीके के लोग हैं, एक आर्य है, एक अनार्य है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्य वह हैं जो बाहर से आए, जो उत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बढ़े हैं, वो सब आर्य। आर्य हम लोग हैं जो एक रिफाइंड वैरायटी है जो सेंट्रल रशिया या सेंट्रल एशिया से आई थी। अब ये जो प्रजाति है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बाहर से आई है। भारत में पहले से भी कुछ लोग रह रहे होंगे, तो वो थे द्रविडियन, इंडो ड्रेविडियन। इंडो ड्रेविडियन वो प्रजाति है जो भारत में पहले से रह रही थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला जाता है इसको डेवलप किया था इंडो ड्रेविडियन लोगों ने। और इंडो ड्रेविडियन लोगों ने जब इसे डेवलप किया था तो उनकी खुद की एक भाषा होगी। अगर आज इसका रूट आपको ढूंढना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसका रूट ढूंढने के लिए आपको आज की डेट में भी प्राचीन भारत के इतिहास को समझते हुए दक्षिण भारत में जाना पड़ेगा, जहाँ आज भी द्रविड़ पाए जाते हैं। उनकी भाषा कठोर है, उनकी लिपि डिज़ाइनर है। अगर आप ध्यान दें, हिंदी से ज़्यादा अलंकरण तमिल, तेलुगु, मलयालम में आता है। तो अगर इन सारी भाषाओं को आप ध्यान से देखिए और उनसे इनका एसोसिएशन बनाइए तो शायद आप इसे पढ़ पाएंगे। और मैं आज भी बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता जब भी कोई पढ़ेगा तो दक्षिण भारतीय होगा, क्योंकि उसकी भाषा को समझने के लिए उसका एसोसिएशन चाहिए। ठीक है, अब इन सब के फाउंडेशन से हमको ये पता चलता है कि मैथडोलॉजी, हिस्टोरियंस इसको आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, कल्चरल अप्रोचेस को देख सकते हैं, जो भाषा भी पढ़ी गई उनको समझ सकते हैं, फिर जितने लोगों ने शब्दों को लिया उनको उठा सकते हैं और उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे कर सकते हैं। तमिलनाडु के मिनिस्टर ने कहा है कि 1 बिलियन रिवॉर्ड देंगे उसको जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट को पढ़ लेगा। तमिलनाडु पॉलिटिकल मूवमेंट ड्रेविडियन ओरिजिन्स को मानता है, तो अगर कोई इस स्क्रिप्ट को पढ़ लेता है तो सोचो तमिलनाडु के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उनको गिफ्ट देने को तैयार है। अब यहाँ पे सरस्वती रिवर एविडेंस है। सबोटस कहते हैं घाघरा हाकर रिवर जो है उससे सरस्वती रिवर बोला गया है। इसके बाद संस्कृत स्क्रिप्ट, कुछ लोग कहते हैं संस्कृत से निकली है हड़प्पा लैंग्वेज। ये और कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, ये कहते हैं कि ये पीरियड जो था क्लासिकल हिंदू का था, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कोई नहीं आया था। अब अगर हर एक वर्ल्ड के लोग मिलके इसको करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है के साथ, तो शायद हम इस भाषा को पढ़ लें। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है इसमें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं। तो ये मीटिंग हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो शायद हम अपने इतिहास को समझ पाएँ। आपको नहीं पता तो बता दें, कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं, कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो ये बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को पढ़ा जा सकता, बट ब्रिटिशर्स और फॉरेनर्स नहीं चाहते थे कि इसकी भाषा को पढ़ा जाए, क्योंकि जब इसकी भाषा को पढ़ा जाएगा तो इतिहास पूरी तरह बदल जाएगा। जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें जब भाषा का ज्ञान होगा तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह बदल जाएगा। हो सकता है विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यता और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज इनके पास, इन चीज़ों को हो सकता है छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो सकता है ये सच में हो रहा। तो इसकी भाषा पढ़ने के बाद हो सकता है हमें कुछ नया जानने को मिले इतिहास के बारे में, इतिहास के पन्नों से कुछ नया हमारे सामने आए। तो इसलिए दिली इच्छा तो हमेशा ये कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा का पठन हो पाए और हमें सिंधु घाटी सभ्यता की हकीकत पता चले। हमें पता चले लॉर्ड शिवा और मातृ देवी की पूजा इस समय इतनी क्यों होती थी, शिवा ही हमारे ओरिजिन गॉड क्यों बने। इन सब चीज़ों का जवाब यही स्क्रिप्ट दे सकती है। तो इस स्क्रिप्ट का पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है।
अच्छा, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो साइंटिफिकली हमें पता है कि अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगता कि भाई ये होगा वो होगा, बट यहाँ पर बात सिंपल सी आती है, ग्रहण से साइड इफेक्ट क्या है? पौराणिक वैदिक परंपराओं में क्या कहा जाता है? यदि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो व्यक्ति को उनको नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए, कई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और हमारा अध्यात्म कहता है उस समय पर दैवीय शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागृत होती हैं, तो उस समय कोई भी शुभ कार्य या भोजन करना हमें तामसिक बनाता है। साइंस कहता है कि जब सनरेजेस अचानक से रेडिएशन से निकलती हैं, जब भी सन छुपता है और दोबारा अचानक से, क्योंकि राइजन है पहले से उगा हुआ है, तो जब वो छूटता है और उसकी रोशनी हम पर पड़ती है तो वो रेडिएटेड होती है। तो वो रेडिएशन गर्भवती माँ को नहीं देखना चाहिए, किसी बच्चे को या हम लोगों को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, हमारी आंखें फूट सकती। इसीलिए ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यदि आप इन्हें नंगी आंखों से देखते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब ये रेड मून क्या था? रेड ब्लड मून क्या था? चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब होता है वो एक अलग चीज़ है, बट इस बार के चंद्र ग्रहण को रेड जिएंट ब्लड मून क्यों बोला गया? ब्लड मून क्यों बोला गया? मतलब लाल, कैसा? खूनी लाल क्यों था? सितंबर 7-8 को 85% अर्थ पॉपुलेशन विटनेस वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट स्पेक्ट्रिकल फिनोमिना, जिसको ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, कितना था? 85% ग्लोबल विजिबिलिटी थी इसकी, 1 घंटे 22 मिनट टोटल ड्यूरेशन था इसका। टोटल इवेंट 5 हुए थे एस्ट्रोनॉमिकल। एक्लिप्स विजिबल था यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में। कई लोगों ने इसको देखा। ठीक है, यूके यूरोप ने इसका राइज देखा, डीप रेड होते हुए देखा ईस्टर्न हॉरिजॉन। अब ये होता क्या है? अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड मून। जब जो हमारी पृथ्वी है वो सन और मून के बीच में आ जाती है तब होता है। मून डज नॉट टर्न ब्लैक, इंस्टेंट इट ग्लोज कॉपर, रेड और ऑरेंज ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर ब्लीडिंग एंड फ्लिटरिंग सनलाइट। अब यहाँ पर क्या बोला? इन्होंने बोला कि सन मून जो होता है पूरी तरह काला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी भी प्रकाश फेंक रहा है सूर्य का, तो पृथ्वी जो प्रकाश इलिमिनेट करता है, जो हमारे यहाँ से बाहर फेंकता है, तो इसलिए जो चंद्रमा की सतह है वो ऑरेंज या लाल हो जाती है। अब देखिए, सूर्य एक ग्रह, चंद्रमा एक उपग्रह, पृथ्वी भी एक ग्रह। कायदे से सूर्य को स्टार बोला जाता है। अब ये स्टार जो है ये हमारे यहाँ स्टार है, पर एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट में सूर्य भी एक ग्रह है। तो सूर्य को एक पॉजिटिव ग्रह बोला जाता है प्लैनेटरी पोजीशन में, पृथ्वी को पॉजिटिव बोला जा सकता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम है चंद्रमा। अब चंद्रमा में अगर ग्रहण लग रहा है तो कई पॉजिटिव चीज़ें जाएंगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को ठीक से ध्यान दें तो कई चीज़ें ज्योतिष शास्त्री मना करते हैं, कई चीज़ें बेसिक में मना कर दी जाती हैं। इस समय तंत्र मंत्र बहुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट पृथ्वी पे कम पड़ती है तो पृथ्वी की निगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। जैसे रात को तामसिक क्रियाएँ, तांत्रिक क्रियाएँ की जाती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में पॉजिटिविटी सूर्य देता है। बट अगर ग्रहण लग गया तब क्या होगा? चंद्रमा भी जो थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी पॉजिटिविटी के साथ देता है वो भी बंद हो जाएगी। तो वो ऐसा समय होगा जिस समय पर बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रियाएं ईजिली की जा सकती हैं। तो लोग इस चीज़ के लिए जागते हैं और कहते हैं कि भाई ये जगह हमारे लिए हो जाए, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। सनलाइट इंटर्स इनटू एटमॉस्फेयर। वाइट सनलाइट जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आती है तो ये इक्लिप्स के टाइम पे दिखते हैं। ब्लू लाइट सेटल्ड होती है और जब अर्थ के बाद ये आकाश में जाती है तो आकाश ब्लू हो जाता है। इसके बाद रेड लाइट ट्रांसमिट होती है। जब रेड वेवलेंथ इसके एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं तो ये क्या करती हैं? सन को लाल तरीके से, चंद्रमा को लाल तरीके से चमका देते हैं। फिर क्या होता है? ब्लड मून आता है। ये आपको दूर से दिखेगा कि चंद्रमा जो है वो लाल हो गया, ब्लडी हो गया। तो ब्लडी रेड को तांत्रिक क्रियाओं में या भूत प्रेत में कहते हैं खूनी लाल हो गया चंद्रमा, अब तो बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये चंद्र ग्रहण का एक फिनोमिना है जो पृथ्वी के कारण होता है। हाँ, तंत्र में उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा, वो तो अलग चीज़ है, वो तो बाद में देखा जाएगा। इसके बाद प्रेम्बल फेज होता है। जब अर्थ शैडो होता है तो वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। फिर पार्शियल एक्लिप्स होता है। इसके बाद पूरा मून विद इन अम्ब्रेला हो जाता है, रेड हो जाता है।
फिर डीपेस्ट रेड हो जाता है क्योंकि जब वो पीक पे होता है, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल की तरफ वापस आ जाता है। ये हमको लगातार दिखा, ठीक है। देखिए इस तरीके का आपको चंद्रमा दिखा। मिनट ऑफ द टोटलिटी सेफ्टी, स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए, इसको पहन के ही इसको करना है। मोर फ्रिक्वेंट है बट लोकली रेयर है। विजिबिलिटी, अर्थ की नाइट साइड में कहीं पे भी दिख सकता है। आवर्स लगते हैं इस इवेंट को कंप्लीट होने में। इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। लेस फ्रिक्वेंट होता है ग्लोबली विजुअल। लूनर इक्लिप्स को अगर आप कोशिश करें तो नेकेड आई से देख सकते हैं, बट थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, डस्ट ऐश पॉल्यूशन होगा तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है, और डार्कर हो जाएगा। मून का पाथ जो होगा वो शेडो इफेक्ट्स करेगा उसके रेड कलर को। मून का डिस्टेंस धरती से कितना है उससे हमें ज़्यादा अच्छे से ये सनलाइट दिखेगी। ब्लड मून जो है ये एक इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है ना, एस्ट्रोलॉजिकल डेजिग्नेशन नहीं है। सितंबर में जब ये हुआ तो इसका डेटा हमने कलेक्ट किया, कई लोगों ने इसको देखा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनी। अब क्या होता है, आपको इसको देखना था, इसकी व्यूइंग करनी थी, इसका फ़ायदा उठाना था। अब कई लोगों ने तो चंद्र ग्रहण देखा, कई लोगों ने उसे प्रॉपरली इग्नोर किया, कई लोग उसको देखने नहीं जा पाए।